बहुत स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विद आयुष में। और मैं आयुष आप सबों के लिए एक दूसरा वीडियो लेके आया हूं। और इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 71 से प्रैक्टिस सेट नंबर 75 तक के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर इसके पीछे की वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन से भी आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही प्लेटफॉर्म स्टैटिक जी के वॉल्यूम फर्स्ट की वीडियोज़ को भी आप लोग प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और अगर बात करें इस बुक के स्पेशलिटीज़ की तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका आने वाले जितने भी एग्जाम है, जैसे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, आपका यूपीएसआई का एग्जाम है, बिहार एसआई का एग्जाम, तो जो भी एग्जाम है कॉम्पिटिटिव जिसमें कि आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं स्टैटिक्स पोर्शन से, तो हर जगह जो है सो आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगा। तो इस लिहाजे से देखें तो आप सबों के लिए जो सो पूरा लास्ट तक देखना जो सो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं जो पहला प्रैक्टिस सेट है हमारा वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 71। और अगर देखेंगे पहले प्रश्न को तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन ऑक्सीजन अणुओं पर कार्य करने वाले डैश का परिणाम है। ठीक है, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, यूवी किरण विकिरण राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, देखते हैं कि वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन ऑक्सीजन अणुओं पर कार्य करने वाले डैश का परिणाम है, तो यूवी विकिरण यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा है कि पृथ्वी एक घंटे में अपने अक्ष पर कितना अंश घूमती है। तो पृथ्वी जो होती है एक घंटे में अपने अक्ष पर जो है सो कितना घूमती है, तो जो टोटल घूमती है वह है आपका कितना, 15 डिग्री। ठीक है, कितना घूमती है, तो 15 डिग्री। आगे है आपका तीसरा प्रश्न है कि नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, तो नदी और सहायक नदी का कौन सा जो है मेल सही है वह बताना है। तो डी नंबर जो ऑप्शन है आपका अलकनंदा और पिंडार, ये वाली क्या है, ये आपका सही है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो नाबार्ड की अगर स्थापना की बात करेंगे तो नाबार्ड का जो स्थापना था वर्ष 1982 में। ठीक है, 1982 में जो है सो नाबार्ड का स्थापना किया गया था। क्या है, एक प्रकार का कृषि बैंक है। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मराठाओं की कराधान प्रणाली से संबंधित है। तो मराठाओं की जो कराधान प्रणाली है उससे संबंधित है क्या, तो देखिए चौथ और सरदेश मुखी जो है यह क्या है, मराठाओं की कराधान प्रणाली से संबंधित है। आगे कि चौसा का युद्ध हुमायूं और डैश के बीच में लड़ा गया था। तो देखिए चौसा का जो युद्ध था किसके बीच में लड़ा गया था, तो यह आपका हुमायूं के साथ साथ शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में जो है सो आपका चौसा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न है कि कौन सा ISO, ठीक है, कौन सा ISO प्रमाणन पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है। तो कौन संबंधित है, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से। तो देख लेंगे तो ये जो आपका है 14001, यह किससे संबंधित है, तो आपका प्रमाणन पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से। ठीक है, किसे, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का आपका ISO है। आठवां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कितने प्रकार से संविधान संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। तो अगर देखेंगे तो कुल जो है सो आपका 3 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, जिसकी शक्ति किसके पास होती है, संसद के पास होती है। आगे नौवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। तो भूटान के साथ अगर देखेंगे तो आपका सिक्किम का सीमा लगता है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, लेकिन मेघालय की अगर बात करेंगे तो मेघालय का सीमा आपका भूटान के साथ नहीं लगती। बाकी पश्चिम बंगाल की सीमा भी जो है सो आपका किसके, भूटान के साथ लगती है। 10वां प्रश्न है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा। ठीक है, तो कौन सा जो है सो संविधान संशोधन था, तो वह संशोधन था आपका कौन सा, 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, कौन सा, 52वां संविधान संशोधन, दल बदल का जो कानून था आपका उसी के तहत था। आगे 11वां प्रश्न है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो देखिए शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है, कहाँ स्थित है, तो यह आपका हो जाएगा जोधपुर में। ठीक है, राजस्थान के जोधपुर में आपका अवस्थित है क्या, तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। ठीक है, तो पूर्व दिशा में बहने वाली जो नदी है आपको
उसका नाम बताना है। तो देख लेते हैं। अगर सारावती की बात करेंगे तो सारावती है वह आपकी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। साबरमती भी होगी, माही भी होगी, एक और नदी है लूनी। ये सभी नदी जो है सो आपकी पश्चिम दिशा की बहने वाली है। और ब्राह्मणी नदी जो है यह आपका पूरब दिशा की ओर बहने वाली नदी है, दिए गए ऑप्शंस में से। वैसे ज़्यादातर अगर देखेंगे तो नदियाँ जो है सो पूरब दिशा की ओर ही बहती है। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है। सासाराम की बात करेंगे तो सासाराम तो आपका बिहार में है। हम्पी की बात करेंगे तो हम्पी के जो अवशेष हैं वो आपके वर्तमान कर्नाटक में है। लेकिन जो भीमबेटका है, भीमबेटका आपका कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं जिनको आपका देखेंगे तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। तो भीमबेटका जो है यह आपका कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। 14वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है। ठीक है, तो कुतुब परिसर का भाग नहीं है कौन सा, तो देखेंगे तो अगर कुवतुल इस्लाम मस्जिद की बात करेंगे तो यह आपका कुतुब परिसर में ही है। कुतुब मीनार की बात करेंगे तो यह भी वहीं पे है। अलाई दरवाज़ा जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था वह भी वहीं पे है। लेकिन जो बुलंद दरवाज़ा है यह कहाँ पे है, आपका कुतुब परिसर में नहीं है। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा की बात करेंगे तो यह आपका उत्तर प्रदेश के जो है सो फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, गुजरात विजय के बाद जो है सो अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र के संदर्भ में सही है। ठीक है, तो कांग्रेस के कराची सत्र के संबंध में कौन सा कथन जो है सो दिए गए में सही है। तो देखते हैं, जो तीसरा है आपका कि गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी कब, तो कराची सत्र, कराची अधिवेशन में कब, तो 1931 में। और गांधी इरविन समझौता भी कब, 1931 का ही है। 16वां प्रश्न है कि 1084, ठीक है, 1084 की माँ, ठीक है, 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है महाश्वेता देवी। ठीक है, कौन हो जाएंगी, महाश्वेता देवी, ऑप्शन नंबर सी। आगे है 17वां प्रश्न कि वह कौन सा अधिनियम है जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी गई थी। तो देखिए ये जो आपका अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम 1858, इसमें क्या हो गया था कि जो भारत की जो सत्ता थी वह जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन कर जो है सो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया था, या फिर कह सकते हैं कि स्थानांतरित हो गया था। इसके पीछे मुख्य रीजन ये था कि 1857 की जो क्रांति थी वो जो है सो काफ़ी जो है निर्णायक इस फैसले में रहा था। 1857 की क्रांति के बाद जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है सो भारत की जो बागडोर थी वो डायरेक्ट जो है सो प्रिंस के हाथ में चली गई थी। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न है कि स्कैंडियम में कितने परमाणु भार होते हैं। तो स्कैंडियम की अगर बात करेंगे तो स्कैंडियम में परमाणु भार की अगर बात करेंगे तो टोटल जो है सो 45 हो जाएंगे। आगे है 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए थे। तो किस वर्ष में, तो वह था आपका 1989 में। ठीक है, कौन सा, 1989 में भारतीय चुनाव आयोग ने 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त को क्या किया था, नियुक्त किया था। आगे है 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर वर्ष अम्बुबाची मेला मनाया जाता है। तो देखिए अम्बुबाची मेला जो है कहाँ पे, तो कामाख्या मंदिर में। ठीक है, कहाँ पे, कामाख्या मंदिर में हर वर्ष आपका क्या होता है, आयोजित होता है। कहाँ पे है कामाख्या मंदिर, या फिर इसको कहीं कहीं पे कामरूप मंदिर भी, प्राचीन में से कामरूप मंदिर के नाम से जाना जाता था। ये है आपका गुवाहाटी के पास में, असम में जो गुवाहाटी है उसी के पास में जो है सो आपका स्थित है यह मंदिर, और काफ़ी फेमस है। आगे है दूसरा प्रैक्टिस सेट है हमारा, प्रैक्टिस सेट नंबर 72। प्रैक्टिस सेट नंबर 72 देखते हैं। पहला प्रश्न है कि जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो अगर जर्कोनियम के परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो 91.22 क्या हो जाएगा, जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी। साइंस के भी ग्रुप डी वाले जितने स्टूडेंट्स हैं साइंस के भी बहुत सारे प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा ताकि आपका एक भी प्रश्न छूट ना सके। और ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी साइंस के प्रश्न हैं वो जरूर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यह बुक जो है संकलन है टीसीएस के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था। तो किसने किया था, सभी को पता भी होगा, चार्ल्स विल्किंसन ने। ठीक है, किसके द्वारा, तो चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा भागवत गीता को क्या अंग्रेजी में जो अनुवादित किया गया था। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था। ठीक है, तो केवलर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था आपका स्टीफन लुइस क्लोवेक के द्वारा। किसके द्वारा, तो स्टीफन लुइस क्लोवेक के द्वारा।
चौथा प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आपका NH66 जो था अभी वर्तमान में, इसको पहले किस नाम से जानते थे? तो पहले आपका NH17 के नाम से यह जाना जाता था, ठीक है, NH17। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खादी और ग्राम उद्योग आयोग है? देखिए, खादी और ग्राम उद्योग आयोग की बात करेंगे तो यह किस भारतीय राज्य में है? तो यह जो है सो आपका गुजरात में, ठीक है, कहाँ पे? गुजरात में। छठा प्रश्न है कि ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक है इसके लेखक हो जाएंगे कौन? तो बराक ओबामा, ठीक है, बराक ओबामा के द्वारा जो है सो यह पुस्तक लिखा गया है। सातवां प्रश्न है कि आज़ादी के बाद प्रथम राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? तो आज़ादी के बाद जो पहला राष्ट्रीय आय समिति बना था उसका गठन किया गया था कब? वर्ष 1949 में, ठीक है, वर्ष 1949 में। और 1949 से ध्यान रखना है कि आपका जो RBI था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका राष्ट्रीयकरण भी किस वर्ष में किया गया? तो 1949 में। आगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद? हो जाएगा अनुच्छेद 140, ठीक है, अनुच्छेद 140। नौवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम गलनांक किसका है? तो सबसे कम गलनांक आपका हो जाएगा टीन का, ठीक है, किसका? टीन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना जो थी कब गठित था? 1946 में, उसमें मंत्री नहीं थे। तो कौन हो जाएगा? तो अगर देखेंगे लॉर्ड वेवेल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लाई हारोबा उत्सव मनाया जाता है? तो लाई हारोबा उत्सव है किस राज्य में? तो यह जो है सो हम लोग कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है मणिपुर, वहाँ पे जो है सो मनाया जाता है। कौन सा उत्सव है? लाई हारोबा। 12वां प्रश्न है कि तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो उस समय बंगाल के जो गवर्नर थे कौन थे? बंगाल के गवर्नर उस टाइम थे द्वितीय अर्ल कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस उस समय क्या थे? बंगाल के गवर्नर थे। किस वक्त की बात हो रही? तो तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध, ठीक है, कौन सा? तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध। टाइम की बात करें तो कब? 1990 से 92 में जो है सो आपका यह युद्ध हुआ था। आगे है 13वां प्रश्न है कि कांच में से हरा रंग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो कांच में से जो हरा रंग हटाया जाता है किस प्रक्रिया के द्वारा? तो मैग्नीज डाइऑक्साइड के द्वारा, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड के द्वारा जो है सो हटाया जाता है। आगे है 14वां प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट टीम के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के मुख्यालय में क्रिकेट स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्र की नींव रखी है? तो किसके द्वारा? रोहित शर्मा के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे है 15वां प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1928 में जो है सो इसकी स्थापना किया गया था। आगे ATM में टी का अर्थ क्या होता है? तो ATM है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन बोलते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है धर्मराज रथ स्मारक कहाँ पे स्थित है? पीछे भी यह सेट आप पीछे के सेट में यह प्रश्न आया था कि धर्मराज युधिष्ठिर रथ जो है कहाँ पे है? तो यह रथ आपका कहाँ पे है? महाबलीपुरम में, ठीक है, कहाँ पे है? महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम को क्या बोलते हैं? रथों का मंदिर भी बोला जाता है। टोटल वहाँ पे कितने महाबलीपुरम में अगर बात करें तो टोटल 5 रथ है। कौन कौन सा है? तो धर्मराज युधिष्ठिर रथ है, भीम रथ है, अर्जुन रथ है, नकुल सहदेव और एक जो है सो आपका द्रौपदी रथ। आगे है 18वां प्रश्न है कि प्रित्जर पुरस्कार, ठीक है, प्रित्जर पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो डैश के क्षेत्र में किए गए योगदान को सम्मान देने के लिए दिया जाता है। तो प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्रित्जर पुरस्कार आपको दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में, ठीक है, किस क्षेत्र में? तो वास्तुकला के क्षेत्र में। आगे 19वां है कि निम्नलिखित में से क्या एक धनायन है? ठीक है, कौन सा जो है सो धनायन हो जाएगा? तो अमोनियम जो है क्या होगा? एक प्रकार का क्या धनायन है। 20वां प्रश्न है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी कौन देता है? तो अनुच्छेद 25 से 28, ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता के लिए जो है सो आपका मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 73। पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? तो जो सबसे पहला संशोधन था सभी को पता होगा, वर्ष 1951 में। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या रोधक नहीं है? ठीक है, कौन हो जाएगा जो रोधक
नहीं है। तो पारा जो है क्या है, पारा जो है सो आपका रोधक नहीं होगा। आगे है तीसरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बीमाकर्ता को डैश का सुरक्षा बीमा रक्षा कवर प्रदान करती है। तो कितने लाख की, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है इसमें अगर देखेंगे तो 2 लाख का जो है सो आपका क्या होता है, बीमा प्रदान किया जाता है। आगे है चौथा प्रश्न है कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कोशिका का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है मतलब सेल का, उसको क्या बोलते हैं, उससे बोला जाता है साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो कोशिका से संबंधित जो भी आपकी बातें होती है उसका अध्ययन किस में किया जाता है, साइटोलॉजी में किया जाता है। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तक सूचकांक क्राउन ग्लास के निकटतम है। ठीक है, तो क्राउन ग्लास के निकटतम किसका अपवर्तक सूचकांक है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका कनाडा बाल्सम जो है इसका अपवर्तन सूचकांक किसके बराबर आसपास होता है, तो क्राउन ग्लास के आसपास। आगे है एक लेंस की प्रकाशीय शक्ति 2.0 डायोप्टर है। यहाँ डी का क्या अर्थ है, तो डी का अर्थ क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, प्रकाशीय शक्ति का क्या होता है, मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर क्या होता है, प्रकाशीय शक्ति का मात्रक। सातवां प्रश्न है कि लिएंडर पेस के पिता किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम के सदस्य रहे थे। तो लिएंडर पेस के जो पिता थे किस खेल में थे, किस खेल में जो है सो आपका भारत का प्रतिनिधित्व करते थे, तो हॉकी में। ठीक है, किस खेल में, हॉकी में। आगे है आठवां प्रश्न है कि सितंबर 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन डैश में किया गया था। तो 1920 में जो है सो आपका कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो यह अधिवेशन आपका हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, 1920 में कहाँ पे, तो कलकत्ता में। आगे है वाइज एंड अदरवाइज, क्या नाम है, वाइज एंड अदरवाइज अ सैल्यूट टू लाइफ पुस्तक की लेखिका कौन है। तो ये जो बुक है इसकी लेखिका है आपकी सुधा मूर्ति। ठीक है, कौन हो जाएंगी, सुधा मूर्ति। बुक का क्या नाम है, वाइज एंड अदरवाइज अ सैल्यूट टू लाइफ। आगे है 10वां प्रश्न है कि वेदांग के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। ठीक है, तो कौन सा शब्द है जो अनुष्ठान को दर्शाता है, वह शब्द है आपका कल्प। ठीक है, क्या हो जाएगा, कल्प। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे है 11वां प्रश्न है कि शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए शिवाजी के आपका जो मंत्री परिषद था उसमें जो मंत्री होते थे उनकी जो परिषद थी, मतलब एक जो बोल सकते हैं कि एक टीम था, उसको किस नाम से जाना जाता था, तो शिवाजी के दरबार में उसे अष्टप्रधान का नाम दिया जाता था। ठीक है, क्या नाम से, अष्टप्रधान का नाम दिया जाता था। और एक और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अष्टदिग्गज। तो अष्टदिग्गज जो था यह कृष्णदेव राय के दरबार में जो है सो हुआ करते थे। और नवरत्न की बात करेंगे तो यह आपके अकबर के दरबार में जो है सो फेमस थे। तो अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में, अष्टदिग्गज की बात करेंगे तो कृष्णदेव राय, और नवरत्न की बात करेंगे तो अकबर। आगे है 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है। तो सिक्किम में स्थित जो मठ है वह बताना है। तो देखिए रूमटेक मठ जो है आपका कहाँ पे है, भारतीय राज्य सिक्किम में स्थित है। 13वां प्रश्न कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, तो 9 जनवरी को। देखिए 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी क्या हुए थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, और इसीलिए इस दिन को क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आगे 14वां प्रश्न है कि नृत्य शैली और उससे संबंधित राज्य के सही युग्म का चयन करना है। तो देखते हैं पहला जो है सो सही युग्म का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, पढ़ियन। ठीक है, पढ़ियन कहाँ पे किया जाता है, तो केरल में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। आगे है 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है। ठीक है, तो पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है। तो देखते हैं यहाँ पे आपका लिपुलेख जो दर्रा है कहाँ पे है, उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे लिपुलेख दर्रा कहाँ पे हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। बाकी ये जो नाथुला है ये आपका सिक्किम में होगा। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करने वाले जो राज्य हैं वह कौन सा है, मणिपुर। बाकी अगर मेघालय की बात करेंगे, असम हो, त्रिपुरा हो, उसके बाद अगर ऑप्शन में पश्चिम बंगाल हो, तो ये सभी क्या हैं, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। देखिए बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले टोटल 5 राज्य हैं। कौन कौन से, तो एक हो जाएंगे आपके, सबसे पहले अगर देखें तो पश्चिम बंगाल, दूसरा असम हो जाएगा, असम के बाद मेघालय हो जाएगा, मेघालय के बाद अगर बात करें तो आपका नीचे में जो सो त्रिपुरा हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा। यहाँ पे जो मणिपुर है ये आपका राइट आंसर, मणिपुर
की बात अगर करेंगे तो ये बांग्लादेश के साथ नहीं, आपका बगल में म्यांमार है उसके साथ सीमा साझा करते हैं। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? देखिए नर्मदा नदी जो है यह आपका जबलपुर के पास में ही धुआंधार जलप्रपात है। पूछा भी जाता है अक्सर कि किस नदी पे जो है सो धुआंधार जलप्रपात बना है, तो यह जो है सो आपका नर्मदा नदी पे। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट। 18वां प्रश्न है कि नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहाँ मीठे और खारे जल का सम्मिलन होता है? ठीक है, तो जहाँ मीठे और खारे जल का सम्मिलन होता है उस ज्वारीय मुहाने को क्या बोलते हैं? तो उसे ज्वार नदमुख बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? ज्वार नदमुख। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो विश्व का जो एकमात्र तैरता डाकघर है किस झील पे स्थित है? तो यह आपका स्थित है डल झील पे। ठीक है, कहाँ पे? डल झील पे स्थित है। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? तो वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है कौन सा? तो चेचक होता है किसके कारण? तो वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण। आगे है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 74। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न है कि द एनार्की द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉरपोरेट वायलेंस एंड अ पीपल ऑफ एन अम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो विलियम डेल रिम्पल। ठीक है, कौन हो जाएंगे? विलियम डेल रिम्पल, ऑप्शन नंबर डी। आगे है दूसरा प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक के सहयोग से भारतीय नौसेना द्वारा संचालित अपहरण रोधी अभ्यास का क्या नाम है? तो अपहरण रोधी जो अभ्यास है उसका क्या नाम है, किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय नौसेना के द्वारा। राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? अपहरण। ठीक है, क्या हो जाएगा? उस का क्या नाम है? अपहरण। आगे है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? तो कुंवर सिंह की बात करेंगे तो संबंधित है, बेगम हजरत महल हो, मंगल पांडे हो। लेकिन भगत सिंह की बात करेंगे तो 1857 के विद्रोह से में यह संबंधित नहीं थे। चौथा प्रश्न है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? ठीक है, तो किसके साथ देख लेते हैं? दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में क्या है? भाषाएं हैं, ये गलत है आपका। बाकी पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो शपथ या अभिवचन के स्वरूप है। चौथी अनुसूची क्या है? राज्यसभा की सीटों का। लेकिन दूसरी वाला क्या है? वह आपका भाषाओं से संबंधित नहीं है। आगे है आपका पांचवा प्रश्न है कि भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में। आगे है मानव शरीर में कोशिकाओं का खोज किसने किया था? तो मानव शरीर में जो कोशिकाएं हैं उसका खोज किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है सो कोशिका का खोज किया गया था। आगे है सातवां प्रश्न है कि कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? तो मृच्छकटिकम जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो शूद्रक के द्वारा। मृच्छकटिकम का हिंदी में अर्थ क्या होता है? तो मिट्टी की छोटी गारी। ठीक है, मिट्टी की छोटी गारी किसके द्वारा लिखा गया है? तो शूद्रक के द्वारा। ऐसे बुक को जनरली किस नाम से जानते हैं? तो मृच्छकटिकम। अगर दे दे कभी हिंदी में भी कि मिट्टी की छोटी गारी तो ध्यान रखना है शूद्रक ही होगा। मृच्छकटिकम को ही हिंदी में मिट्टी की छोटी गारी बोला जाता है। आठवां प्रश्न है कि पटकाई बम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? तो पटकाई बम जो पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? यह जो है सो भारत के पूर्वी भाग में। ठीक है, कहाँ पे? भारत के पूर्वी भाग में स्थित है पटकाई बम पहाड़ियाँ। नौवां प्रश्न है कि गोटाबाय राजपक्षे की राष्ट्रीयता क्या है? तो गोटाबाय राजपक्षे जो है उनकी राष्ट्रीयता क्या हो जाएगी? श्रीलंका के हैं। नेक्स्ट है आपका 10वां प्रश्न है कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है? तो जल की जो अस्थायी कठोरता है उसे दूर करने के लिए किसका? तो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसका? वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से युद्ध कला में किस स्वरूप का पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है? ठीक है, तो पंजाब में भी और साथ में जो है सो पश्चिम बंगाल राज्य में भी प्रदर्शन किया जाता है। किस चीज़ का? तो युद्ध कला का। वह है आपका लाठी। ठीक है, कौन सा युद्ध कला है? तो लाठी। 12वां प्रश्न है कि राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच में खानवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो देखिए खानवा का जो लड़ाई है किस वर्ष में लड़ा गया था? तो यह आपका 1527 में। ठीक है, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, 1527 जो है सो आपका खानवा का युद्ध हुआ।
आगे है 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते हैं। तो आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो टी प्रकाशम को, ठीक है, किसे, टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के नाम से जानते हैं। 14वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो जो असत्य है आपको वह बताना है। तो देखते हैं, पीतल 30% जस्ते और 70% तांबे का मिश्रण है, सही है। दूसरा है, दाब की मापीय इकाई को मीटर के में निरूपित किया जाता है, ये गलत है, ठीक है। दाब की मापीय इकाई क्या हो जाती है, मीटर नहीं होगी, पास्कल हो जाएगा। आगे है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है, यह भी सही है। ये आपका वाष्पीकरण के कारण शीतलन होता है, यह भी सही है। 15वां प्रश्न है कि तीसरा ग्लोमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो तीसरा जो ग्लोमेज सम्मेलन था किस वर्ष में, तो यह आपका 1932 में, पहला आपका 1930 में, फिर आपका 31 में और तीसरा 32 में। तीनों ग्लोमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। और गांधी जी ने जो है सो आपका दूसरा ग्लोमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था उसमें भाग लिया था। आगे 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है। तो विडाल परीक्षण से किसकी पहचान की जा सकती है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइफाइड ज्वर का। किसका, टाइफाइड ज्वर का। आगे 17वां प्रश्न है कि नृत्य और उनके मूल राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो नृत्य और मूल राज्यों के संबंध में कौन सा युग्म जो है सो आपका सही है वह बताना है। तो देखिए, यक्षगान जो है कहाँ पे, तो कर्नाटक का लोक नृत्य है, यह आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। 18वां प्रश्न है कि जैन दर्शन के अनुसार, ठीक है, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है। तो जो जिन शब्द होता है जैन धर्म में उसका क्या अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है विजेता, ठीक है, क्या होता है, विजेता, ऑप्शन नंबर बी। आगे है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है सो आपका 29 अगस्त को मनाते हैं, किसकी याद में, तो हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं मेजर ध्यानचंद। तो उनके याद में हम लोग उनके जन्म दिवस को क्या है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, किस दिन को, तो 29 अगस्त। आगे है 20वां प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य में अशोक की जौगढ़ शिला राजाज्ञा स्थित है, मतलब रॉक एडिक्ट है। तो अशोक की जो जौगढ़ शिला राजाज्ञा है कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में, तो यह आपका स्थित है ओडिशा में, ठीक है, कहाँ पे, ओडिशा में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 75। देखते हैं, पहला प्रश्न जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 75 का पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर ज्ञात सर्वाधिक घनत्व वाले स्थिर तत्व का नाम बताएं। तो पृथ्वी पर ज्ञात जो सर्वाधिक घनत्व वाले स्थिर तत्व हैं उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है आपका ऑस्मियम, ठीक है। ऑस्मियम क्या है, सबसे अधिक जो है सो घनत्व वाला तत्व है स्थिर। आगे है दूसरा प्रश्न है कि प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो प्रोपेन की बात अगर होगी तो प्रोपेन में कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो कार्बन जो है सो 3 होते हैं और हाइड्रोजन 8 होते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पशु को भारत में राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है, ठीक है। तो राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है किस पशु को, तो पहला जो है आपका ऊँट, ऊँट को जो है सो आपका राष्ट्रीय प्रतीक में नहीं रखा गया। बाकी सांड हो, सिंह हो या घोड़ा है, यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में आता है। चौथा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र अस्थायी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अस्थायी लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, ठीक है, कौन सा युग्म गलत है। तो अगर देखें तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा SDG 3 यह आपका गलत है। पांचवा प्रश्न है कि राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो किसी भी राज्य में जो महाधिवक्ता होते हैं, मतलब जो सरकार का एक तरीका ऐसा कहा जाए तो वकील होता है, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो उसकी नियुक्ति किया जाता है राज्यों के राज्यपाल के द्वारा। और यही चीज़ केंद्र में किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। आगे छठा प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना का क्या उद्देश्य था। जो स्वराज पार्टी थी उसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो वैधानिक तरीकों से सरकार की नीतियों का विरोध करना, ठीक है, मतलब सरकार की नीतियों का विरोध करना ही मुख्य रीजन था स्वराज पार्टी की स्थापना का। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का ब्राह्यतम ठोस भाग है। तो पृथ्वी का जो सबसे ब्राह्यतम ठोस भाग है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे आपका भू प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, किस नाम से, भू प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। आगे है टॉर डैश की एक इकाई है। तो टॉर है किसकी एक इकाई है, तो दाब की, ठीक है, किसकी, दाब की एक इकाई होती है। नौवां प्रश्न है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के कार्यक्रम उड़ान में एक किसका
संक्षिप्त है, ठीक है। तो उड़ान में ए जो है सो किसका संक्षिप्त होता है, तो यह आपका संक्षिप्त है आम का। उड़ान का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उड़े देश के आम नागरिक, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो उड़े देश के आम नागरिक इसका फुल फॉर्म है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। आगे है 10वां प्रश्न है कि रामसर सम्मेलन का लक्ष्य डैश का संरक्षण करना है। तो रामसर सम्मेलन जो है इसका लक्ष्य किस चीज़ की संरक्षण करना है, तो इसका जो लक्ष्य है आपका आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना, ठीक है। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश के सीमा के साथ नहीं मिलती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की सीमा के साथ किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है, तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है सो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। राजस्थान की बात करेंगे यह भी आपका सीमा साझा करता है। गुजरात की बात करेंगे गुजरात भी सीमा साझा करते हैं, लेकिन उड़ीसा जो है सो आपका मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, ठीक है। अगर देखेंगे तो आपका मध्य प्रदेश के उत्तर से जो है सो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान और गुजरात जो है सो आपके पश्चिम में है। पूरब की अगर बात करेंगे तो पूरब में आपका ओडिशा नहीं छत्तीसगढ़ पड़ता है। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत गृह सिद्धांत से संबंधित है। तो आर्यों के तिब्बत गृह सिद्धांत से कौन संबंधित है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दयानंद सरस्वती, ठीक है। आर्य समाज का स्थापना किया गया था किसके द्वारा, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। 13वां प्रश्न है कि ग्रेट इंडियन नोवेल किसके द्वारा लिखा गया है। तो ग्रेट इंडियन नोवेल जो है ये आपका किसके द्वारा लिखा गया, तो यह लिखा गया है शशि थरूर के द्वारा, ठीक है। एक और काफ़ी चर्चित पुस्तक है वाई आई एम हिंदू, यह कई बार जो है सो पूछा भी गया है और आगे भी यह प्रश्न पूछा ही जाएगा। वाई आई एम में हिंदू किसके द्वारा रचित है, तो शशि थरूर के द्वारा। 14वां प्रश्न है कि बेंजीन, ठीक है, बेंजीन अणु की संरचना में आबंधन कोण कितना होता है। तो बेंजीन अणु की संरचना में जो आबंधन कोण होता है यह कितना होता है, तो 120, ठीक है। कितना, 120। आगे है 15वां प्रश्न है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। हवा में अगर ध्वनि की वेग की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 343 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। कितना हो जाएगा, 343 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और साथ में एक कंडीशन दे दिया कि 25 डिग्री सेल्सियस पर। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है, ठीक है। किस में जो है सो आपका साइट्रिक एसिड विद्यमान है। तो देखिए नींबू जो होता है उसमें क्या होता है, आपका साइट्रिक एसिड विद्यमान होता है, मतलब नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे है परमादेश, ठीक है। परमादेश के समादेश का क्या अर्थ है, तो परमादेश के समादेश का क्या अर्थ हो जाएगा, तो हमारा आदेश है, ठीक है। परमादेश क्या, हमारा आदेश है, ऑप्शन नंबर सी। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो रतौंधी जो है आपका किस विटामिन की कमी से, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। साथ में आंखों से संबंधित जो भी समस्या होती है वो सभी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से अगर देखेंगे तो मुख्य रूप से आपका बेरी होता है। विटामिन सी की बात करेंगे तो स्कर्वी रोग आपका विटामिन सी की कमी से होता है। और रिकेट्स जो होता है वह आपका विटामिन डी की कमी से होता है। आगे 19वां प्रश्न है कि नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहा जाता है। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ के दक्षिणी छोर पे जो स्थित दर्रा है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे आपका पल्लल कर की खाई, ठीक है। पल्लल कर की खाई के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नीलगिरी की पहाड़ियों पे आपकी एक जनजाति रहती है, कई बार पूछा भी जाता है, टोडा जनजाति। तो टोडा जनजाति किस पहाड़ियों पे निवास करती है, तो नीलगिरी पहाड़ियों पे। अगला है आपका लास्ट प्रश्न है कि जीएनपी का अर्थ है। तो देखिए जीएनपी जो है उसका क्या अर्थ होता है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो आपका कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अच्छा अगर लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, नए हैं इस चैनल पे, तो चैनल से भी ज़रूर जुड़ जाइएगा। साथ ही वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।